अच्छा, अच्छा तो इसमें हमने पढ़ना है लाइट इमिटिंग डायोड और जीना डायोड, जो कि डायोड्स के एक टाइप्स हैं। अब डिफरेंसेस इसमें क्या है वो हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द नॉर्मल डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड या फिर जीना डायोड। उससे पहले ना थोड़ी सी केमिस्ट्री, मतलब थोड़ी सी केमिस्ट्री चेक करते हैं आपको कितनी केमिस्ट्री आती है या नहीं आती। तो मुझे ये बताएं कि एक एक हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको पता है कि ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट्स के अंदर आपको पता है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन पहले में दो आ गए, दूसरे में लेट से दो हैं, तो ये कौन सा बन गया? चार किसका होता है एटॉमिक नंबर? बोरॉन का शायद, पता नहीं। हीलियम। बेरिलियम। हीलियम का। अच्छा, नहीं हीलियम का नहीं, हीलियम का तो एटॉमिक नंबर दो होता है ना, तो ये एटॉमिक बेरिलियम का। हाँ बेरिलियम से। अच्छा, तो अब देखें, ये अगर आप चाहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये मूव कर जाए यहाँ से लेकर इस शेल के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्साइट करने के लिए इसे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जो भी, ठीक है। और तो सिंपली क्या होगा कि ये एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। आप फोटोन दे सकते हैं या आप इसे एनर्जी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट या बाय एनी वे। फोटोन से देंगे तो आपको इज इक्वल टू अच्छा करके आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो इस दो ऑर्बिट का डिफरेंस हो, इस दो ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाए। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि एक्साइट हो जाए, ये जो आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके मतलब ये जगह ही छोड़ के चला जाए, एटम को छोड़ के चला जाए, फ्री हो जाए, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो एनर्जी क्या कहलाएगी? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। कि ये जो इतनी एनर्जी हम देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाए, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये एनर्जी ऑब्वियसली पॉजिटिव से रिप्रेजेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो एनर्जी दी जाती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। अब यहाँ तक तो मुझे पता है कि आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड वे ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, फिर हमारे एक वही न्यूक्लियस है, दो उसके शेल्स हैं, दो उसके ऑर्बिट्स हैं। पहले में लेट से आपके पास दो हैं, उसी तरह ही एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है। अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या एनर्जी चाहिए होगी या एनर्जी निकलेगी? सर क्या कह रहे हैं, रिपीट एनर्जी, कर दें। अब लास्ट में हमने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी, जब हम एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, और अगर वो एनर्जी इतनी हो कि एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के चला जाता है। तो उस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ी। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आया और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मतलब लाइक फिक्स हुआ, एटम के ऑर्बिट के अंदर आया, तो इस केस में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी? सर एक फोटोन निकलेगा, यानी एनर्जी रिलीज होगी। एग्जैक्टली, बस ये वाली बात याद रखनी कि ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट वे है ना, इसका ऑपोजिट अमल है। अगर ये इस केस में एनर्जी चाहिए होती थी तो इस केस में एनर्जी ऑब्वियसली निकलेगी बाहर। अब वो डिपेंड करता है कि जो एनर्जी निकल रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव निकल रही है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकल रही है, या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स निकल रही है। ये डिपेंड करेगा इस एनर्जी पे। लेट से एनर्जी निकली है 200 जाउल्स एनर्जी निकली है, नीचे एच से डिवाइड कर देंगे, एफ की वैल्यू निकल आएगी। अगर वो एफ वैल्यू विजिबल रीजन में कॉरेस्पॉन्ड की तो आपको वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट नजर आएगी, ठीक है। और अगर वो लेट से खाली हीट वेव्स हैं, हीट वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड रेज या कॉस्मिक वेव्स किसी किस्म और फ्रीक्वेंसी रीजन में फॉल कर रहा है, तो आपको वो नजर नहीं आएगी, लेकिन वो एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ तक मेरे साथ है ना आपने। अब हमने डायोड को डिफाइन किया था इस तरह करके कि एक डायोड होता है जिसके दरमियान में बैरियर रीजन होता है, और इधर एन साइड होती है, लेट से इधर पी साइड होती है। यहाँ पे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एन साइड है, और यहाँ पे मेजोरिटी होल्स होते हैं क्योंकि ये पी साइड। लेकिन जहाँ पे होल्स होते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसलिए मुझे कहते हैं जो पी साइड है उसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
और जो एन साइड है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं हमारे पास, होल्स। ये वाली बात आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। जो दरमियान में रीजन बनता है ये न्यूट्रल हो जाता है, कैसे? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके इस होल्स को फिल कर देते हैं और दरमियान वाला रीजन न्यूट्रल सा हो जाता है और इस रीजन को हम बोलते हैं कि ये बैरियर पोटेंशियल है। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना। अब जब हम क्या करते हैं कि इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं, मतलब एन वाली साइड नेगेटिव के साथ जोड़ दो और पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करते हैं। अब वो क्रॉस ऐसे करते हैं कि ये जो होगा ना इलेक्ट्रॉन, ये इधर एक पेयर बना हुआ है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना हुआ है, लेकिन पीछे से इतनी फोर्स होगी कि वो इस तरह करके इस होल में आएगा और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव कर जाएगा। सिमिलरली ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो काम हुए। एक तो डीकम्बिनेशन हुई, जो पुराने उधर होल बने हुए थे, जो उधर होल बने हुए थे वो टूटा, होल इलेक्ट्रॉन पेयर था और टूटा, और फिर एक नया पेयर बना। सही है, यहाँ पे मेरी बात सुनिए। और कुछ यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे होल्स होंगे स्टैटिक, उसमें ये जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इस तरह करके ऐड होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है बैरियर पोटेंशियल से। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आया, इधर आया और ये वाला आगे चला गया, ये वाला इधर आया, ये वाला आगे चला गया। इसका मतलब इस केस में ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की कम्बिनेशन और रिकम्बिनेशन वगैरह हो रही होती है। अब आपने वही सेम एनालॉजी जो मैंने ऊपर पढ़ी है कि दिस वाज अ होल, ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आया ये अंदर होल था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह फिक्स हुआ, तो क्या होता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि क्या होना चाहिए, एनर्जी निकलनी चाहिए, है ना। अब एनर्जी निकलनी चाहिए नॉर्मल डायोड के अंदर, नॉर्मल डायोड के अंदर ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल रही होती है, ठीक है। लेकिन लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर, लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर यही सेम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकल रही होती है, क्योंकि हम मटेरियल ऐसा यूज करते हैं कि जिसके अंदर ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो। और वो मटेरियल कौन सा होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये वाला मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इस केस के अंदर जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बेस पेयर जब बनते हैं अंदर रिकम्बाइन होते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकलती है। तो प्रोसेस वही है, फॉरवर्ड बाइस ही लगाते हैं लाइट एमिटिंग डायोड को भी, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन होल कम्बिनेशन रिकम्बिनेशन हो रही होती है उस कम्बिनेशन के दौरान इलेक्ट्रिक जो बेसिकली वेव्स निकल रही होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती हैं। अब बाय सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोपिंग या अ स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर आप किसी भी कलर की लाइट एमिट करवा सकते हैं, क्योंकि आप लेट से एक ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसका वो एनर्जी लेट से आ रही है 200, ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय एच करेंगे तो इधर से आपकी एफ की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन आप एक और मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसकी लेट से वही एनर्जी 400 है, 400 एच करें तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकल आएगी। तो देखें आपको इजीली एफ की वैल्यूज तब्दील हो रही है। और जब एफ की वैल्यू तब्दील हो रही है तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी तब्दील हो रही है, फ्रीक्वेंसी तब्दील होने की वजह से क्या होता है, कलर तब्दील होता है। अगर आप ऐसी बहुत ज्यादा एनर्जी है तो आपको पता है बहुत ज्यादा एनर्जी वाला रीजन होता है ब्लू या वायलेट। तो अगर आप ब्लू या वायलेट रीजन निकलवाना चाहते हैं, ब्लू या वायलेट कलर की एलईडी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह यूज करें जो ज्यादा एनर्जी एमिट करता हो, ठीक है, और वो एनर्जी। इसी तरह रेड लाइट आप बनाना चाहते हैं तो रेड। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि मतलब आप लोगों को पता हो कि बट हाउ बेसिकली द लाइट एमिटिंग डायोड्स वर्क। और लाइट एमिटिंग डायोड भी फॉरवर्ड में वर्क करते हैं, रिवर्स में वही ब्लॉक करेगा करंट अनटिल द ब्रेकिंग वोल्टेज अपीयर, और वहाँ पे एलईडी फारिग हो जाती है आपकी। या अगर फारिग ना भी हो तो किसी न किसी तरीके से वो डैमेज हो जाएगी, शायद दोबारा से यूज ना हो सके। यहाँ तक मुझे बताएं किसी कोई इशू है, अगर कोई मेरे साथ सही करके सुन रहा था तो, या समझ आ गई है? यस सर, समझ गए। ओके, अच्छा, सही है। कौन कौन मेरे साथ है? असनीफ ने भी सिर्फ बस दो बंदे, असनीफ और मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा अल्लाह के फजलो करम से प्रेजेंट नहीं यार, डन वो लिखो जिसने, ये क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके सही। बस दो बंदे हैं मेरे साथ, मतलब प्रोटीएस के, मर्जी है देख लो, बाकी सारों को फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरे तरफ से कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी से क्रॉस करवा दूंगा, जो मुझे नहीं भी समझ आ रही होगी मैं वो भी आगे चला जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, तो ये है, इस तरफ काम करते हैं हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। अब हम करते हैं जीनर डायोड क्या होता है। अब अगेन मेरी बात सुनिए आपने, ये वाली बात आपको शायद ही कोई बताए या खुद से कभी सर्च करें तो आपको पता चले। वो ये कि आप लोगों ने पढ़ा है ब्रेक डाउन वोल्टेज, वैसे ये हमारी प्रोबेबली आखिरी लैब होगी डायोड की, इसके बाद हमने डायोड का कभी जिक्र ही नहीं करना, आगे बीजेटीज आ जाएंगे। देखें
और उसके बाद DLD इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे कहीं ग्राफ था यार जो मैंने दिखाना था। हाँ ये, अब मेरी बात सुननी है आप लोगों ने यहाँ तक, बेशक अगर कोई समझ आ गई है, अच्छा ठीक है समझ आ गई। अच्छा देखिएगा, देखिएगा अब ये वाली बात समझनी है, जरा ध्यान से समझनी है। डायोड दोबारा नहीं आना, बस आखिरी आखिरी डायोड का समझ देख के देखें। हमने ये कहा कि जो डायोड है वो रिवर्स में काम नहीं करता, रिवर्स में वो ब्लॉक करता है, ठीक है। तब तक ब्लॉक करता है जब तक उसका ब्रेक डाउन ना आ जाए, जब तक उसका ब्रेक डाउन ना आ जाए। ब्रेक डाउन वोल्टेज जब आ जाएगा तो वो किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या उसका बैरियर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा या कुछ। अच्छा एक मिनट, दोबारा से आते हैं, दोबारा से उससे पीछे जाते हैं FSC में। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा हो उतना चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगती है। आपको पता है अगर ये चार्ज दरमियान में पड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन और इस और इस प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव कर जाएगा ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स विच प्लेट? पॉजिटिव प्लेट। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह करके जनरेट हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी। और ये इलेक्ट्रॉन, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतना इजीली, उतना तेजी से मूव कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे साथ रहना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा अब मैंने क्या किया, वही वही दो हैं, वही दो प्लेट्स हैं, उसके दरमियान वही एक इलेक्ट्रॉन ही पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द मैंने कोई आइसोलेशन, कोई इंसुलेशन कर दी किसी भी किस्म की, लेट से ये इंसुलेशन कर दी, ताकि ना इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ना पहुंचे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचेगी, इस प्लेट के ऊपर अब उतना ही वोल्टेज दिया। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड बनती किस तरह? पोटेंशियल डिफरेंस देने से। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, V इज इक्वल टू ED होता है ना, V इज इक्वल टू ED पढ़ी हो अगर आप लोगों ने तो ऑब्वियसली पढ़ी होगी इक्वेशन। जितना वोल्टेज ज्यादा करेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इस केस में मैंने V उतना ही रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो चार्ज पड़ा होता है दरमियान में, इसके इर्द गिर्द इंसुलेशन कर दी ताकि इस तक सही पहुंचे ना। तो अब क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा क्योंकि इसकी तरफ सही से आ ही नहीं रही। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला वोल्टेज बढ़ा दूंगा ताकि और बढ़े, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि इतनी हो जाएगी कि वो इस इंसुलेशन को, बैरियर को, इस इंसुलेशन को खत्म करके क्रॉस कर सकेगा। तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज बढ़ाना शुरू हो जाऊंगा। वोल्टेज बढ़ाया, नहीं हुआ, नहीं हिला, और बढ़ाया, नहीं हिला, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो हमने इंसुलेशन इसे रखी हुई है, इसको तोड़ के भी इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी पॉजिटिव प्लेट की तरफ वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात अभी सिर्फ आपने याद रखनी है, ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। अच्छा अब मैं चलता हूँ रिवर्स में, ये वाली बात याद रखनी है। अब रिवर्स में चलता हूँ, एक मिनट देखें। एक मिनट देखिएगा, कहाँ पे थे? हाँ अब देखें, देखें 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 ये, हाँ तो वही सेम डायोड, समझनी है बात प्लीज। ये देखें, ये आपके पास डायोड है, सही है, ये N साइड है, ये P साइड है। हमने ये कहा था कि रिवर्स में, मतलब रिवर्स का मतलब ये, पॉजिटिव में तो आपको पता चल गया ना कि फॉरवर्ड बायस में तो फ्लो करता ही करता है करंट, ठीक है। रिवर्स में बेसिकली ब्लॉक हो रहा था, तो हम रिवर्स में चेक करते हैं ब्रेक डाउन पे क्या होगा। N वाली साइड P के साथ कनेक्ट हुई, P वाली और P वाली साइड N के साथ कनेक्ट हो जाएगी, मतलब नेगेटिव साइड के साथ। तो इससे क्या होता है कि यहाँ के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उल्टा के वो आगे जाएं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम तो इधर पीछे भी नेगेटिव के साथ तो पुश मिल रहा होता था यहाँ से, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करके बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके आगे चले जाते थे। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि ये उल्टा इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, बैकवर्ड, ठीक है, और यहाँ से जो पॉजिटिव वाले हैं मतलब होल हैं वो इस तरफ बैकवर्ड आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला जो रीजन है एक्सपेंड करेगा, ठीक है, ये रीजन एक्सपेंड करेगा। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, ये वाला रीजन एक्सपेंड करेगा। ये बेसिकली ये होल्स नहीं होते जो इधर आ रहे हैं, बेसिकली यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन आगे आते जाते हैं और ये वाला रीजन बढ़ता जाता है, इसे न्यूट्रल रीजन इंक्रीज करता जाता है। ये रीजन इंक्रीज कर गया। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ तक मेरी बात सुनिए। देखिए रीजन इंक्रीज कर गया, और आप वोल्टेज बढ़ाएंगे रीजन हो सकता है और इंक्रीज कर जाए, ठीक है, और आप वोल्टेज बढ़ाएंगे रीजन और इंक्रीज कर जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इतना लेट से मैक्सिमम हो गया कि अब आपका जो रीजन है ना वो यहाँ तक, वो एक्सपेंड हो चुका हुआ है, यहाँ तक, कहाँ तक,
ये n साइड थी, ये p साइड थी, n को आपने पॉजिटिव से जोड़ा हुआ था, इसको आपने नेगेटिव से जोड़ा हुआ था, और अब मैं कह रहा हूँ आपका जो रीजन है वो यहाँ तक एक्सपेंड हो गया इस जगह तक, मतलब वो डिप्लीशन रीजन। अब क्या है, सपोज करें कि यहाँ से क्या आ रहा है, ये नेगेटिव साइड है ना, नेगेटिव साइड से क्या आता है, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पहुंचे हुए थे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ से यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा बैरियर पोटेंशियल है, यहाँ से वो यहाँ तक कैसे जाए। तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा सका। अब ये आपने बिल्कुल इसी तरह समझना है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा रहा था, अब ये मतलब इजीली तो तब जाता है ना जब उसके पास कोई पाथ होता। अब ये यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, लेकिन ड्यू टू दिस बैरियर पोटेंशियल, ड्यू टू दिस आइसोलेशन, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता। लेकिन क्या करेंगे कि हम इसका वोल्टेज और बढ़ाएंगे। वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखो इससे ज्यादा तो इंक्रीज नहीं कर सकता ना वोल्टेज इसके दरमियान बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि इतना सा तो डायोड होता है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सपेंड करेगा तो डायोड की लेंथ कितना करेगा, तो इट विल एक्ट लाइक ऐसे कि दो प्लेट्स बन चुकी हैं बिल्कुल दूर दूर ऐसे करके, और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो दो के कम वोल्ट पे नहीं जा रहा, कम वोल्ट में इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं जा रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ज्यादा करते जाएंगे, ज्यादा करते जाएंगे, ज्यादा करते जाएंगे, ज्यादा करते जाएंगे, तो इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगी, नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन ये मेरा रीजन फाड़ के भी, मतलब ये रीजन बन रहा था ये रीजन डिस्ट्रॉय करके भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच जाता है, ड्यू टू दैट मच इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वोल्टेज बढ़ाने की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। तो इस वक्त पे हम कहते हैं कि अब आपका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। इस वक्त के ऊपर आप क्या कहेंगे कि अब आपका ब्रेक डाउन हो गया, और अब इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा, अब आपने वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अब उसे इतनी एनर्जी मिल गई है, अब उसे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है कि वो इलेक्ट्रॉन अगर दरमियान में कुछ ना भी होता ना तो भी इस तरह करके मूव कर सकता था, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक, इवन आप हवा के अंदर से भी गुजारना चाहे ना, हवा के अंदर से भी गुजारना चाहे करंट, तो आप हवा के अंदर से भी गुजार सकते हैं। बस ये होगा कि आपको वोल्टेज बहुत ज्यादा लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ ले जाएं, ठीक है। तो ये तो फिर इतना जरा सा था, तो इसमें तो हो सकता है जल्दी आ जाए 50-60 वोल्ट के अंदर ही, और ये हवा है भी नहीं यहाँ पे, तो फिर भी कोई ना कोई मटेरियल होगा, चाहे सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों ना, तो ये इस तरह करके फ्लो करता है। तो इस जगह के ऊपर ब्रेक डाउन आता है। इस इफेक्ट को जो अभी आपको मैंने सारा एक्सप्लेन किया, इस इफेक्ट को आप बोलते हैं एवलांच इफेक्ट, ठीक है, या एवलांच ब्रेक डाउन, कि यहाँ पे आके एवलांच ब्रेक डाउन हो गया। अब कुछ डायोड तो ऐसे होते हैं कि जो सड़ जाते हैं यहाँ पे आके, जिसका बैरियर पोटेंशियल खत्म, मतलब जिसका बैरियर पोटेंशियल जब क्रॉस होता है रिवर्स में, सॉरी ब्रेक डाउन पोटेंशियल, तो वो सड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि चलो वो सड़ते नहीं है, वो थोड़े से डैमेज होते हैं, तो दोबारा से फॉरवर्ड वाइज यूज कर सकते हैं, जब फॉरवर्ड में लगाएंगे तो दोबारा से पोटेंशियल बनेगा। खैर वो एक लंबी, मतलब वो एक डिफरेंट स्टोरी है, एक एक्स्ट्रा बात है। मुझे बताएं यहाँ तक, मतलब ये जो सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है, यहाँ तक आपको कोई मसला? समझ आ गई है? अच्छा ओके, सही, आगे चलते हैं। देखें अब ब्रेक डाउन हो गया। अब आप देखेंगे ब्रेक डाउन की दो किस्में, एक तो मैंने आपको अभी किस्म बता दी, ठीक है। ये देखें ये ऐसे होता है, ये आपको वो काफ़ी दफ़ा बनाना भी आ गया होगा, आप इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कि मतलब पता भी होगा, आप इससे वाकिफ़ हैं कि फॉरवर्ड में तो इस तरह होता है, रिवर्स में जाके ये पीछे एक वक्त ऐसा आता है जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं होता, जब ब्रेक डाउन आएगा तो तब ये करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा, और ये रिवर्स में थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर माइनॉरिटी चार्ज के रेशियो से फ्लो कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए बात। अच्छा, अब वो एवलांच ब्रेक डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ब्रेक डाउन की दो किस्में हैं, एवलांच ब्रेक डाउन और जीनर ब्रेक डाउन। जीनर को मैं भी आपको बताता हूँ बात, एवलांच ब्रेक डाउन अब आपको पता चल गया, दोनों तकरीबन सेम है, जीनर भी इस चीज़ की होगी। अच्छा, अब डोपिंग क्या होती है? एनीवन? डोपिंग, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, और इम्प्योरिटीज ऐड करने से होता क्या है? ऐड करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर जाते हैं, ऐसे ही है, चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर जाएंगे तो आपका उसे क्या कहते हैं, ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छा करंट बन सकता है। अब आपने याद क्या रखनी है बात? याद आपने ये रखनी है कि जब डोपिंग इंक्रीज होती है, तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज ये कम हो जाता है, ठीक है। जितना डोपिंग इंक्रीज करेंगे उतना पीक इनवर्स वोल्टेज
कम हो जाएगा, मतलब रिवर्स में उतना जल्दी ब्रेक डाउन आ जाएगा। समझ आई बात की? अगर डोपिंग ज्यादा हो तो पीक इनवर्स वोल्टेज जल्दी अचीव हो जाता है। लेट से अगर अभी ब्रेक डाउन आ रहा है 50 वोल्ट के ऊपर और आपका सेम डायोड है लेकिन आप उसमें डोपिंग बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है आप 5 वोल्ट के ऊपर भी आके ब्रेक डाउन करवा लें रिवर्स में, ये हो सकता है आप 2 वोल्ट के ऊपर भी आके ब्रेक डाउन करवा लें रिवर्स में। तो फॉरवर्ड में वो वही रहेगा सिलिकॉन वाला, कितना होता है 0.7 और जर्मेनियम के केस में 0.3, और रिवर्स में देखें आप कितना ले आए 2 वॉट तक भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जीनर में बेसिकली यही होता है। जीनर में डोपिंग इतनी ज्यादा होती है कि उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो इतना करीब करीब आप जीनर डायोड के अंदर जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम आप लेके आ सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन डोपिंग आप एनीवेयर बिटवीन, मतलब 2 से लेकर आई गेस 50 तक के दरमियान या 400 जितना भी आपको चाहिए उसके दरमियान आप कोई भी वैल्यू आपको जीनर चाहिए ना तो आप डोपिंग ज्यादा करके वो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको क्या बात बताई है कि ब्रेक डाउन आता है और डोपिंग ज्यादा करने की वजह से वो ब्रेक डाउन जल्दी आ जाता है। फिनोमेना इज सेम, ब्रेक डाउन आता उसी वजह से ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और रिवर्स में भी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव साइड से आ रहे हैं उसे इतना पुश मिलेगा कि वो दरमियान से पास हो जाएंगे, लेकिन जीनर में वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो उस ब्रेक डाउन को हम कहेंगे जीनर ब्रेक डाउन। सही है, जो जीनर डायोड के अंदर आएगा और वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। और वो जल्दी क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर डोपिंग ज्यादा होती है। सिंपल। सर ये एक्सप्लेन कर दें जीनर में जल्दी क्यों आ जाता है? जीनर में जल्दी क्यों आ जाता है, ब्रेक डाउन जल्दी यानी एक क्यों आ जाता डिफरेंट डायोड होता है या? है? नहीं नहीं, डायोड सेम ही होता है, मतलब डायोड का मटेरियल सेम होता है, सेम मेकिंग होती है, लेकिन डोपिंग उसमें ज़्यादा हुई होती है, तो रिवर्स में ज़रा जल्दी ब्रेक डाउन आ जाता है। और वो इतना होता है, कैपेबल होता है कि वो रिवर्स में ब्रेक डाउन के बाद जो नॉर्मल डायोड होता है वो तो हो सकता है ख़राब हो जाए, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको इसका बना के दिखाता हूँ ना थोड़ा अच्छा, क्या कि आपको आइडिया हो, वरना मैं कोई एनिमेशन। देखिए अब पहले क्या था कि ना डोपिंग कम थी तो इलेक्ट्रॉन्स कम कम थे यहाँ पे। ठीक है, अब डोपिंग बहुत ज़्यादा है तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, और पी साइड में होल्स बहुत ज़्यादा होंगे। इधर भी होल्स होल्स होल्स, इस केस में होल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये जीनर की अब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब जब होल्स बहुत ज़्यादा है तो दरमियान वाला रीजन क्या है, बड़ी जल्दी से बन जाएगा, बड़ा पतला सा रीजन होगा अब दरमियान वाला। क्यों? क्योंकि देखें बहुत ही फौरन यहाँ वाले डायोड जो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर इतने ज़्यादा होल हैं कि यहाँ पे इस वाले होल्स से और इस वाले इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और न्यूट्रल रीजन बना लेते हैं। तो ये बड़ा पतला सा रीजन यहाँ पे फौरन ही बन जाता है। ठीक है, हो सकता है लाइन ज़रा सी लाइन का हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया इसका बैरियर रीजन या डिप्लीशन रीजन, ये आपकी डीपी होगी। अच्छा, ये वाली साइड एन हो गई, ये वाली साइड आपके पास पी होगी। तो ये एन साइड है और ये पी साइड है। अब आपने क्या किया, रिवर्स फॉरवर्ड में तो वही सेम ही है, रिवर्स में चेक करते हैं। यहाँ पे आपने ये लगाया और यहाँ पे आपने ये नेगेटिव साइड थी, इसको आपने पॉजिटिव के साथ लगा दिया। जो पॉजिटिव साइड थी तो आपने नेगेटिव के साथ लगा दिया। अच्छा, मैं ना जो माइनर है ना चार्ज के लिए उसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जो पी साइड है इसमें माइनर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, माइनर होंगे इलेक्ट्रॉन्स और इसमें माइनर होंगे होल्स। तो अभी वो आपको मैं बताता हूँ रिवर्स वाला करंट जो फ्लो कर रहा होता है वो क्यों करता है। ये देखिए, ये जो माइनर सब इधर इलेक्ट्रॉन्स है ना ये वाले, ये तो देखें बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे ना। ये देखो एन वाली साइड पे कनेक्टेड है, इन्हें पुश मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह करके आगे मूव करना शुरू कर देंगे, ये जो माइनर से इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो ज़रा सा करंट फ्लो कर रहा होता है। फॉरवर्ड में तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ज़रा से पुश की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, रोशनी होती है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये इधर आपने पॉजिटिव वाली साइड की हुई है और यहाँ पे आपने नेगेटिव कनेक्ट की हुई है पी के साथ, इस तरफ को पुश मिला। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है ये इधर की तरफ, और होल थोड़े से इधर की तरफ खींचेंगे।
तो देखिएगा ज़रा, देखें इंक्रीज़ हो गया, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ वाले इधर चले गए, ये वाले इधर चले गए, इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर सेम दूसरा डायोड होता, मतलब सेम ये भी जीनर है, दूसरा डायोड होता ना, तो ज़रा से वोल्टेज पे मतलब अगर मैं रिवर्स में थोड़ा सा वोल्टेज देता ना, तो ये बैरियर पोटेंशियल बहुत दूर चला जाता। मतलब अभी तो देखो रिवर्स में देने के बावजूद भी इतना ज़्यादा डिप्लीशन रीजन इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल के केस में, नॉर्मल डायोड के केस में रीजन बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। ठीक है, नॉर्मल के केस में ये रीजन बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, ऐसे सही। और इंक्रीज करेंगे तो भी ये इतना दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ऐसे करके उधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की आपको पता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁷ के करीब होती है, कि इतना स्लो मूव करते हैं वो। तो इधर चले गए, तो देखें अब इसके दरमियान स्पेसिंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन पीछे से वोल्टेज बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा है। मतलब वोल्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बावजूद भी इसके दरमियान स्पेसिंग इतनी इंक्रीज नहीं हो रही। तो क्या होगा कि वो जो मैंने कहा है कि इतना अभी डिस्टेंस अभी ये कम ही दूर होगा, मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं होगा कि इसके दरमियान ये रीजन अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा कि इसके दरमियान इतना वोल्टेज आ चुका होगा, इतना वोल्टेज आ चुका होगा कि वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवा सके कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना, जो यहाँ से पीछे से आ रहे हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इजीली मूव कर जाते हैं। समझे कि पहले केस में तो गैप बहुत बढ़ जाता था ना, तो वो रिवर्स में इतनी जल्दी करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं करता था जब तक कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज ना हो। इस केस में गैप इतना बढ़ नहीं रहा, तो वो इतनी जल्दी जो मैग्नेटिक फील्ड पहले आपको बहुत ज़्यादा देर बाद जाके डेवलप होती थी, अब क्योंकि वो इतना गैप ही नहीं है तो वो जल्दी डेवलप हो जाएगी कम ही वोल्टेज के ऊपर। और वो जो तो उस सिचुएशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे होते हैं, या उन्हें इजीली यहाँ से यहाँ मूव करने का मौका मिल जाता है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये बाकी सबके भी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर देता है और बाकी सारे भी इजीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल, समझ आइए। आइए, यस सर। ओके सर। मुनीबुर रहमान, आप साथ साथ कर रहे हो या आपने वैसे अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इतना तकल्लुफ किया? यार आप लोग जवाब नहीं देते। अच्छा, सर साथ साथ क्या करना है? प्रोटीएस ये जो डन लिख रहे हैं ना, ये डन, ये वो हैं जो साथ साथ प्रोटीएस पे भी करेंगे। जैसे अच्छा, आप मुनीब कह रहे हैं सिर्फ आप प्रेजेंट है तो आप नहीं लिखेंगे, ये डन वो लिख रहे हैं जिन्होंने साथ साथ प्रोटीएस अभी ऑन करना है। खैर अब देखिए, मैंने आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दिया, जिसे नहीं पता था ना जीनर का, उसे भी पता चल जाना चाहिए कि जीनर डायोड होता क्या है। बस डॉपिंग ज़्यादा होती है और रिवर्स ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है। और जीनर को आप इस्तेमाल ही रिवर्स में करते हैं, जीनर को इस्तेमाल ही आप रिवर्स में करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही स्पेक्स देता है ना जो नॉर्मल डायोड देता है। तो फॉरवर्ड में तो मुझे दूसरे डायोड की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो रिवर्स में इस्तेमाल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है। अब क्वेश्चन ये है कि रिवर्स में कैसे, मतलब रिवर्स में जरूरत पड़ेगी क्यों, वो अभी हम लैब में देखेंगे। तो आप प्रोटीएस ऑन कर लें, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करें, प्रोटीएस रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जल्दी से ख़त्म हो जानी है आज की लैब। तो और प्रॉबेबली रमज़ान के अंदर वाइवा मैंने लेने हैं, तो तैयार रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये ऑन करने के बाद ना आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। मुझे बताइएगा, मैं स्टार्ट करूँ ना, कर दूँ ना? सबका पीसी ऑन है? यस सर, कर दें। ओके ओके ओके, चलें अब मेरे साथ साथ करना है। लैब मैनुअल्स आपके अभी बन जाए हो सकता है, या कम से कम डायग्राम्स बन जाएंगे आपकी, फिर आप रीडिंग्स बाद में भी उससे ले लेते हो। तो अभी मैंने पता है क्या किया है, मैंने ये किया कि मैं इधर वीडियो बनाता, वीडियो में आपको दिखाता, फिर आप वीडियो से लेते रीडिंग्स। इससे अच्छा नहीं आप इधर ही वही सर्किट जो मैनुअल में होगा, ये वाला, आप ये वाला सर्किट मैनुअल में एक मिनट, ये वाला सर्किट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ये अभी खुद से बना लो और इस रीडिंग भी लिख लो। तो अभी सबसे पहले हमने ये वाला सर्किट बनाना है। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक डायोड, ये किसका सिंबल होता है जरा, कौन सा डायोड है?
ये एलईडी है, लाइट एलईडी है, एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं प्रोटीज का। पहले तो न्यू प्रोजेक्ट, सेक्शन नाम दे दें इसका कोई, या लैब 8 है ना। अच्छा, बहुत पीछे जा रहे हैं आप। सर एलईडी लैब लिख दें। हाँ, एलईडी लैब लिख दिया है, वो मैं लिखता हूँ। एक मिनट चेक करें तो वाकई हमारी इतनी कम हुई है लैब। अच्छा, ये दूसरी लैब आपकी टुमारो की है, लास्ट है, यहाँ पे सबमिट करा देना, कोई एक सेक्शन नहीं मिली। अच्छा, लैब 7 हो गई हमारे पास एलईडी वाली। एलईडी और सर जो कल लैब है उसकी डेडलाइन 12 बजे की है रात के। 12 बजे, 12 बजे। नॉट क्रिएट अ पीसीबी लेआउट, क्रिएट अ पीसीबी लेआउट नहीं ज़रूरत क्रिएट करने की। एक मिनट में चेक करता हूँ, अगर नहीं है तो मैं चेंज कर दूँगा। अच्छा, क्रिएट, डोनट क्रिएट नेक्स्ट हो गया, फिनिश कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए लाइब्रेरी से? एक तो आपको चाहिए एलईडी। एलईडी तो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी। एलईडी लिखो, नीचे से आप सब कैटेगरीज में ना एलईडीज़ को टिक करोगे तो सारी एलईडीज आ जाएंगी। इसमें से रेड वाली ले लो, ऐसे रेड वाली लेके ओके कर दो। एक हमें ये आ गई। और क्या चाहिए हमें? इसे जूम कर लो। और क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन भी उसकी हालत में ले आते हैं जिस हालत में हमें चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए हमें? 100 ओम्स का रजिस्टर। तो रजिस्टर लिखें सिंपली, उसकी वैल्यू हम बाद में तब्दील कर लेंगे। रजिस्टेंस आ गई, इसको आपने क्लॉक किया। और आपको क्या चाहिए? डीसी सोर्स, डीसी ओ एस ओ यू आर सी। तो इसमें से आप ले लें, लेट से ये वाला ले लें, कोई भी ले लें, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अच्छा, मुझे बताएं, फिजिकली लैब में आप इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? इसकी जगह, इसकी जगह सर डीसी पावर सप्लाई या फंक्शन अगर तो डीसी लेनी है, वरना फंक्शन जनरेटर। ये आपने कर दिया, एलईडी लगा दी। अच्छा, वो रजिस्टर कितने का था? रजिस्टर 10 का था ना शायद, 100 ओम का। यहाँ पे आप 100 ओम का। ओके, तो ये आपके पास सर्किट बन गया। आप चेक करते हैं उस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक तो मेजर्ड वैल्यू आप ये एज इट इज ऑब्वियसली अब 100 है तो 100 ही लिखेंगे। अच्छा, कहता है इंक्रीज द वोल्टेज सप्लाई ई अनटिल। अच्छा, नाम भी ये बेशक ई दे दें, वो जिसे इसने ई कहा है ना इस वाली को, तो हम भी इसे ई कह देते हैं। ये इधर जाएं, इसको डबल क्लिक करें, ऊपर रेफरेंस को आप कर दें ई, ताकि एग्जैक्टली वही बन जाए। ये ई है। कहता है ई को बढ़ाते रहें, ई को बढ़ाते रहें जब तक कि आपको फर्स्ट लाइट ना ऑब्जर्व हो। ठीक है, जो एलईडी लगी हुई है वो ग्लो करना ना स्टार्ट करे, अभी अब ग्लो करे मतलब। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं।
सर बैटरी का नाम बता दें। बैटरी है आपके पास डीसी, एक मिनट रुको, बैटरी मैंने कौन सी ली है यार, ये वी सोर्स। अच्छा ये हो गया। अब मुझे ना कहता है, वो कहता है बढ़ाते जाएं। अच्छा रुकिए, हम ना एक काम करते हैं और, क्योंकि हमें साथ साथ वोल्टेज भी चाहिए ना। ये देखें, हमें वी डी चाहिए, वी आर चाहिए और आई चाहिए। तो साथ साथ एक अहम दो इसका मतलब वोल्ट मीटर चाहिए और एक एम मीटर चाहिए, ये भी ले लेते हैं। तो एक वी डी तो ये आ जाएगा। तो ज़रा ऐसे करो ना, इसको वी डी कर दो ताकि ये भी सिंपल खाते ही ख़त्म हो। यहाँ पे वो वी डी आ जाएगा और यहाँ पे वी आर आ जाएगा। ठीक है, इसको एडिट करके वी आर लिख दो। यहाँ पे हमें वोल्टेज लेना है वी आर का। अब मुझे और वोल्ट मीटर चाहिए, दो इंस्ट्रूमेंट में गए, वोल्ट मीटर पे आए, डीसी वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पे प्लेस किया, एक दूसरा यहाँ पे प्लेस किया, ये तो एज इट इज़ कनेक्ट हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है वो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके करना पड़ेगा। ये कनेक्ट हो गया। अच्छा अब 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 आपने क्या करना है, कहता है बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाते हैं जब तक ये ग्लो करना ना स्टार्ट करे और फर्स्ट ग्लो ना हो। अब जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वो बढ़ती तो जाएगी ना ब्राइटनेस, लेकिन जैसे ही ग्लो करना स्टार्ट हुई वो वाला वोल्टेज आपने नोट करना है और वो आपने मैनुअल में लिख देना है। ठीक है, इस मैनुअल में। और नीचे वाले आपने ना ये वाला टेबल भी फिल करना है। देखिए पहले 0 पे रखना है, 1 पे, 0 पे तो ऑब्वियसली 0 0 0 ही आ जाएगा ना। अब 1 पे रखने से चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो 1 पे तो ऑलरेडी ये है, प्ले करें तो देखिए 1 पे रखने से वी डी 1 वोल्ट आ रहा है, वी आर 0 आ रहा है। और करंट के लिए लगा लेते हैं, रुके, करंट वैसे 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इससे सर्किट ब्रेक करें और यहाँ पे एम मीटर लगा लें, डीसी एम मीटर। ये रहा डीसी मीटर और ये आपने लगा लिया इधर और इसको आपने कनेक्ट कर दिया इधर और इसको आपने कनेक्ट कर दिया इधर। देखें सारा काम। अब देखें ये भी 0 वैल्यू है, ये भी 0 वैल्यू है। तो रुकें मैं और आसान कर देता हूँ। इसको डबल क्लिक करें, इसके ऊपर लिख दें आईडी, क्योंकि आईडी ही बनेगा ना, ये सर्किट के अंदर से एक ही करंट गुजरा है। तो ये आईडी आपको यहाँ से मिलता जाएगा। अच्छा अब प्ले करते जाएं और देखिए 1 पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, 1 पे आई डी वी डी आ रहा है, आई डी 0 है और वी आर भी 0 है। अब 2 करना है तो इसको डबल क्लिक करें, इसकी वैल्यू को 2 कर दें और 2 पे रीडिंग्स ले लें। लेकिन आपने 2 पे रीडिंग्स लेंगे तो इस पर 1.99 आ रहा है, इस पर 0.01 आ रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे अपेयर होना चाहिए था करंट, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसका स्केल अम्पेयर पे रखा हुआ है। इसको मिली अम्पेयर पे करें ताकि ये कुछ ना कुछ आपको दिखाए तो सही है। ये देखें मिली अम्पेयर में करेंगे तो ये आपको करंट शो कर रहा है, इस मतलब 0.11 है करंट। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे 0.11 लिख देना है। वरना आप सिंपल वी और आर करके भी निकाल सकते हैं, तो भी वही निकलेगा। आर डिवाइड बाई वी आर करेंगे ना, तो ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, देखें ये 100 का है और इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है 0.11। तो इसे डिवाइड करेंगे आप 100 से तो आपके पास आ जाएगा 0.11 मिलियन। तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। खैर तो आगे चलें। कहता है अभी तक बढ़ाते जाएं जब तक आपको फर्स्ट ग्लो ना नजर आए। तो अभी आप इसको जूम करके देखेंगे ना तो आपको ग्लो करता हुआ नजर नहीं आया, अभी ये ग्लो नहीं किया। ठीक है, अभी ये ग्लो नहीं है, बिल्कुल नहीं ग्लो, हमने प्ले भी किया है। तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं जब तक ये ग्लो करे। लेट्स से 2.5 करते हैं। जब तक ये 2.5 है नहीं वैल्यू, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 2.5 करके इसे, अब हुई है ग्लो, सब की हुई है ना, हल्की सी ग्लो हुई है, देखें हल्की सी नहीं, अच्छी खासी हुई है। इसको मैं ऑफ़ करूँ ना, देखिए ऑफ़ करूँ तो ये देखिए बंद हो जाती है, और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो प्ले हो जाती है। इसका मतलब ग्लो हुई है। अब इस सिचुएशन के अंदर ना हमने वैल्यूज़ नोट कर लेनी है और वो उधर नोट कर लेंगे और उधर मैनुअल के अंदर लिख लेंगे। तो ये मैनुअल निकाला, कहता है जब आपकी फर्स्ट ब्राइटनेस ऑब्जर्व हुई है तो उसकी वैल्यूज़ आपने यहाँ यहाँ और यहाँ लिखनी है। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ इस जगह पे, यहाँ यहाँ और यहाँ। और ये आगे कहता है जब आपको गुड ब्राइटनेस ऑब्जर्व हो। तो अभी चेक करते हैं गुड ब्राइटनेस कहाँ पे आ रही है, मतलब जहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कांस्टेंट हो जाए। 3 कहता हूँ अब मैं सिर्फ, इनिशियल वोल्टेज को 3 किया। अब आपने 6 की 6 रीडिंग लेनी है टेबल के लिए, लेकिन अभी अच्छा ठीक है, अभी और ग्लो हुई है, लेट से देखते हैं इससे ज़्यादा ग्लो होती है।
या अब मैं नोट नहीं कर रहा, रीडिंग्स आपने खुद घर में इजीली ले सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये देखें, ये गुड है, ये बहुत गुड है ना, ये देखें फुल ग्लो की है। अच्छा, ये फुल ग्लो है। तो ये किस पे ऑब्जर्व हुई है, ये आपने वैल्यूज लिख देनी है। देखें VD 2.2 है, वोल्ट्स है, ये 1.7 एम्प्स है, और ये 17.5 माइक्रो एम्पेयर मिली एम्पेयर सॉरी करंट को करा बीच में। बाकी इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, आगे चलें। ये वैल्यूज़ आपने ले लेनी है और यहाँ पे टेबल लिख देना है और बस सिंपल। और आगे वो कहीं कहता है ग्राफ, तो आपने ग्राफ भी बना देना है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब आई हैव अ क्वेश्चन, और मैं अभी +1 दूंगा इस क्वेश्चन के। कोई वॉलंटियर है जो कहेगा तो मैं उसे +2 दूंगा, खुद से कह के मैं जवाब दूंगा, अभी उसने क्वेश्चन नहीं सुना मेरा। लेकिन कोई ऐसे कि मेरे से पूछना है, लेकिन जो वॉलंटियर होगा उसमें +2 दूंगा, लेकिन अगर गलत आया तो -1 भी करूंगा। कोई वॉलंटियर? सर सवाल तो बताएं पहले। ना, तो यही तो मसला है, सवाल नहीं बताना। सवाल हो सकता है बहुत आसान हो। चले बता दे सर। आपका नाम? नुमान। मोहम्मद नोमान। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस सर्किट के अंदर क्या इस सर्किट के अंदर एलईडी चलेगी या नहीं? सर इसके अंदर वोल्टेज 6 वोल्ट है और और से देखना है, ये डायोड लगा हुआ है नीचे। ठीक है सिलिकॉन डायोड है इसकी 1.7 सर चलेगी मेरे ख्याल से। शिट यार, क्यों -1 करवाएं। सर अच्छा, तो उसका रिवर्स में तो इतना है 6 वोल्ट के वो रिवर्स में चली जाएगी। कौन रिवर्स में चली जाएगी? मेरी बात सुनो, ये डायोड लगा हुआ है, डायोड का ब्रेकडाउन कितना होता है? डायोड का तो ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है। ओ, ये रिवर्स में लगा हुआ है डायोड, ये देखो। तो तो सर यहाँ से तो आगे 6 कंप्लीट ही नहीं हो रहा बात। सर ग्राफ में यहाँ नहीं से देखा था। जो ग्राफ हमने देखा था उसमें थिंक सो 6 वोल्ट ज्यादा यार, थी। वो जीनर था, ये नॉर्मल डायोड है। लेकिन आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, मतलब आपके बात की वजह से मैं आपका नेगेटिव मार्क नहीं काटता। वो कहता है, देखो आप लोगों ने सुना ही नहीं है बात इसकी, कह रहा है कि अगर यहाँ पे मैंने जो ग्राफ दिखाया है उसके मुताबिक तो इसका 6 पे वोल्टेज ब्रेकडाउन आ जाना चाहिए। लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ जीनर डायोड की, ठीक है? ये जीनर डायोड नहीं है, और वो मेरी गलती है कि मैंने जीनर डायोड के आपको सिंबल नहीं बताया। जीनर डायोड का सिंबल होता है इस तरह का, ये देखें जीनर डायोड है ना, तो वो ऐसे, ये सिंबल है उसका, ये, और ये आगे उसकी मूछें बनती है, मतलब इस तरह का साइन बनता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है? तो ये हजीनर का सिंबल है और ये नॉर्मल डायोड का सिंबल है। तो अब बताओ नुमान, दोबारा के चलेगी या नहीं चलेगी? नुमान नाराज हो गया। अच्छा देखें, तो इसमें किसी को इशू कि ये नहीं चलेगी, कोई कहना चाह रहा हो कि ये चलेगी? आपको पता है ना, रिवर्स में ये ये तो ओपन है, रिवर्स में ये तो ओपन है क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच है, तो यहाँ से आगे सर्किट ही नहीं जा रहा। जब यहाँ से आगे सर्किट नहीं जा रहा तो एलईडी बेशक पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगी है, लेकिन नेगेटिव वहां तक पहुंच नहीं रहा, तो एलईडी वॉन्ट ग्लो अनटिल कोई आप बहुत ही स्पेशल रीजन देना चाहते हो कि इट विल ओनली ग्लो कि अगर ये सिलिकॉन जो है इसका ब्रेकग्राउंड वोल्टेज 6 हो, लेकिन इतना नहीं हो सकता सिलिकॉन डायोड का, जीनर नहीं। हमजा, आपको मेरी बात समझ आई? हमजा? सर हमजा कौन? हमजा बशीर। सर एक दफा दोबारा रिपीट करना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ रिवर्स में इस सिचुएशन के अंदर एलईडी चलेगी नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर एलईडी चलेगी नहीं, क्योंकि देखें ये जो बैटरी है ये इस डायोड को शॉर्ट रिवर्स में कर रही है, और पता है जो डायोड होता है वो रिवर्स में ओपन होता है, तो यहाँ से आगे जा ही नहीं रहा करंट। जब यहाँ से आगे करंट जाएगा तो एलईडी ओपन होगी ना। तो दिस सर्किट इज लाइक दिस, कि ये आगे आपके पास ये है, ऐसे करके एलईडी लगी हुई है, ये एलईडी है, आगे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से ओपन है,
ठीक है, यहाँ से ओपन है तो यहाँ से आगे पाथ ही नहीं है आपके पास, तो आगे एलईडी कैसे चल सकती है? ठीक है, अच्छा एक मिनट, मोहम्मद फ़हीम इकबाल, जी सर। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये वाला जो डायोड है वो इस तरह लगा होता कि ये वाली साइड इसकी इधर होती है, ये वाली साइड इसकी इधर होती, ऐसे होता, तो फिर एलईडी को चलना चाहिए था। सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। डायोड उल्टा अगर लगाने से क्या? हाँ, डायोड अगर उल्टा लगा होता तो फिर एलईडी चलती, ये वाली एलईडी। ये वाली एलईडी, एक मिनट में सर बता दो। नो सर। हेलो। मुझे बताएं कि ये जो सिलिकॉन है ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? ये सिलिकॉन जो डायोड है जो अभी आपने बनाया ये तो रिवर्स बायस्ड है फिलहाल तो। सॉरी 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 सॉरी, फॉरवर्ड बायस है, अभी वाला फॉरवर्ड बायस है। हाँ फॉरवर्ड बायस है। जब फॉरवर्ड बायस है तो इसका मतलब ये एलईडी को चलना नहीं चाहिए क्योंकि करंट आ रहा है, एलईडी को मिलेगा। एलईडी भी फॉरवर्ड बायस्ड है और ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। हाँ सर अब चल रहा है। चल रहा है ना? हाँ, तो रिवर्स में नहीं चल रहा था पहले सेशन में, लेकिन अभी चलेगा। ओके गुड, सही है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मैं आगे जा रहा हूँ तो इसका आंसर सिंपली आपने यहाँ पे लिख देना है कि नो वन। वेरीफाई एंड कंसीडर क्या कह रहा है? वेरीफाई योर कंक्लूजन इन स्टेप 1H। हाँ, इधर आपने अपनी कंक्लूजन देनी है। रिवर्स द सिलिकॉन डायोड एंड रिपीट। रिवर्स करेंगे तो चलेगा। ये कोई बना के देखना चाहता है तो बना ले बेशक, ये कोई मुश्किल काम था, बल्कि रोके मैं बना ही देता हूँ। ये प्रोटेस के ऊपर आए या सर लेकिन रिवर्स में नहीं चल रहा। हाँ, रिवर्स में नहीं चल रहा ना, आपने बना भी लिया। आप स्क्रीनशॉट भेजो और ओपन करके भी बनाओ। ओपन मतलब उसको रिवर्स करके भी बना के देखो, साइड चेंज करके, तो फिर चलेगा। और दोनों की स्क्रीनशॉट इधर इधर नीचे भेज देना। तो फिर मैं वो नहीं कर रहा, आगे चलता हूँ। अच्छा, आगे चलें तो स्टेप 1 इफ़ द लाइट, तो ये आप कर लोगे, मतलब जो मुझे लग रहा है ना कि आप कर लोगे इस प्रोटेक्ट रो में स्किप कर। जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं हम जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अभी तक मुझे पता चल गया, ये देखें वो जो जीनर डायोड का मैंने कहा है कि आगे ये मोस्टेक सी बनती है। ठीक है, तो अच्छा, तो अब ये वाला सर्किट बनाते हैं जल्दी से। हाँ जी, थैंक यू, आपने मेरा ख्याल भेज दिया। ये जो प्रेजेंट लगाने लगे मैं ना, मैं इनका जरा बताता हूँ, मैं कभी मुझे पता ही नहीं है। ओके, तो अब ये वाला बनाते हैं सर्किट जल्दी से। चलें, इस डायोड की ज़रूरत है हमें? नहीं है, जीनर की ज़रूरत है। सर्च करें जीनर पे क्या आता है, सर्च करें जीनर पे जाएं, ZENER जीनर लिखें और डायोड में करें, और यहाँ से आप ऐसा करें कि कौन सा ले लें, कौन सा लें, बल्कि हाँ एक काम वो आप देखेंगे ना इधर लैब मैनुअल के ऊपर, तो लैब मैनुअल के स्टार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि कौन सा जीनर लेना है। स्टार्ट में लेके आए तो ये देखें, कह रहा है 10 वोल्ट ब्रेकडाउन वाला आपने जीनर लेना है। तो आप 10 वोल्ट लें, 10 वोल्ट देखें कौन सा।
ठीक है, ये पता नहीं एम और एफ से क्या बनता है, लेकिन कोई एक ले लें, खैर मुझे पता नहीं। अच्छा, ये आपने ले लिया, ये आपने इधर रख दिया। इसकी ज़रूरत है, इसकी नहीं है, क्योंकि इसको आप फ़िलहाल कर दें डिलीट, और ये आप लगा दें यहाँ पे, और इसको कर दें कंप्लीट इस तरह, और इसको कर दें इस तरह। अब चेक करें कि सर्किट हमने बना लिया जो रिक्वायर्ड था या नहीं। मोहम्मद शयान, मोहम्मद शयान, प्रेजेंट लगा रहे, मैं निकालता हूँ तुम्हारे, लगाता हूँ आपकी प्रेजेंट। अच्छा देखें, तो हमने ये ले लिया, इसको आपने रख देना है यहाँ पे। सर्किट आपका कैसे है, ये सर्किट है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आहिस्ता आहिस्ता ई बढ़ाते जाएं, ई बढ़ाते जाएं, 0 से लेकर आपने कहाँ तक बढ़ाना है, 15 तक, और वी जेड और वी आर और आई जेड की वैल्यू आपने नोट करनी है। तो यहाँ से सिंपली सर्किट तो आपने बना लिया है, मीटर्स भी वहाँ पे लगे हुए हैं सारे, तो बस आपने ये वैल्यू इंक्रीज करते जाना है। अब सुनना है आपने क्या होना है, आपको पता है जब तक कि ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, सारा का सारा वोल्टेज किसके ऊपर अपीयर होता जाता है, डायोड के ऊपर ही। तो चेक करिएगा क्या वैसे ही हो रहा है या नहीं। देखिए सबसे पहले मैंने 1 किया, 1 ओके करूँगा, प्ले करूँगा, तो देखें 1 के केस में सारा का सारा वोल्टेज, एक मिनट, नहीं मैंने उल्टा लगा दिया डायोड, सॉरी सॉरी सॉरी। ये डायोड देखे ना उल्टा लगा हुआ है, इधर कौन सा है, ये ऑपोजिट में लगा हुआ है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ है। तो लगाएं, इसको करें कट, और इसको कर दें, इसका कनेक्ट करें। तो देखें अब ये रिवर्स में, और आपको पता है रिवर्स में सारा का सारा वोल्टेज और डायोड के ऊपर अपीयर होता है। देखें 1 किया तो 1 का 1 इसके ऊपर अपीयर हो गया। लेकिन ये चेक करते हैं, इस तरह सारी रीडिंग्स आपने लेके लिखती जानी है, लिखते जाना है वहाँ पे। 2 करें, 2 करेंगे तो भी यहाँ पे देखें, अब ये वी डी की वैल्यू है, ये आई डी की वैल्यू है, और ये वी आर की वैल्यू है। ये उस टेबल के अंदर फिल करते जाना है आपने। कौन सा टेबल, ये वाला टेबल, ये ठीक है, ये सारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी। और फिर चेक करते हैं, 1 किया, 2 किया, 3 किया, किया, 3 पे भी आ गया। इसका ब्रेक डाउन कितने पे आएगा, क्योंकि हमने 10 वोल्ट है ना, तो 10 तक ये ऐसे ही जाएगा। तो एक्चुअल लाइफ में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा अच्छा ग्राफ बन जाता है, लेकिन चलो 6 करेंगे तो 6 का 6 अपीयर हो जाना चाहिए, ठीक है। 7 करते हैं, 8 करते हैं, बल्कि 10 करते हैं, 10 करेंगे तो इसका ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा। ये देखें 10 पे जाके ना ये तकरीबन ब्रेक डाउन वोल्टेज के करीब आया, तो फिर ये ज़रा शॉर्ट हुआ है। मैंने कहा था ना कि 10 के करीब ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर इसके अंदर से भी करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, और वो करंट 0.84 गुजरा, वो 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बन जाएगा, 0.84 मिली ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 0.08 वॉट्स आ जाएंगे, यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं इसी तरह ही, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं, 11 किया, 12 किया, 13 किया, 14 किया, इसका 15 किया, 16 किया, जहाँ तक लेके जाना है। तो वही मतलब 116 कर दिया यहाँ। Shit. इसको 16 करना था, ये 16 किया। अब चेक करें तो ये देखें, अब बाकी का सारा वोल्टेज इसके ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर, और अब करंट बीच में से फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। तो देखें बस आपने ये यहाँ पे बात नोट करनी थी, ये वाली सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे ला के लिख देंगे, और इसका ग्राफ बना देंगे, सिंपल।
ग्राफ बन जाएगा। For the range of measurement Iz is the linear region, the drop from Vz axis, what is the average value of Vz? In other words, for practical purposes, what is Vz for the Zener diode? For the range of measurable current Iz in the linear straight line region that drops from the Vz axis, what is the average value of Vz? अच्छा देखेंगे ग्राफ इस तरह करके बनेगा, इस तरह करके कि रिवर्स में जा रहे हैं ना हम, यहाँ से ऐसे आता गया मतलब, और इसके बाद ऐसे इस तरह नीचे होगा। ठीक है, तो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसके अंदर आपने निकाल लेना कि कितना एवरेज रह रहा है। मतलब कि पहले आपने चेक किया 2-3 वैल्यूज़ के ऊपर, तो ये देखें तो आप करेंगे ना लेट्स से 13, चेक करें 13 पे कितना आ रहा है वीजी। ये वीजी है ना अब इस केस में हमारे पास, इसको ये जीनर को वीजी कर दें वी, तो देखें अभी कितना आ रहा है 10.1, और 15 पे कितना आ रहा है, 15 पे करने से कितना आ रहा है, ये 15 पे करने से कितना आ रहा है 10.3। तो कह रहा है कि इस रीजन के अंदर ना एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है। ये वाला रीजन ऑब्वियसली बन रहा होगा इस तरह करके, ये वाला रीजन बन रहा होगा ना, ये वाला रीजन इस तरह करके आ रहा होगा ऐसे करके। तो इस रीजन के अंदर आपने एवरेज वैल्यू लिख देनी है, तो वो तकरीबन 10 के करीब बनेगी। अगर 10 है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 बनेगी। और बट फॉर द रेंज ऑफ मेरेबल रीजन फ्रॉम ड्रॉप एस्टिमेट द एवरेज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, सिंपल स्लोप ले लेंगे। ये वाला सारा काम है वो करने के बाद का, मतलब ये जो जब आप बना देंगे ना ये ग्राफ, तो यहाँ पे अब स्लोप जो होगी इसकी, ये जो ग्राफ बनेगा इसकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, वी डी वी बाई डी आई, तो आपकी इसकी आर मिल जाएगी। सही है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है किधर, इस जगह के ऊपर। और फिर यहाँ पे ना आपको वो मिल जाएगा कि जीनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब रिवर्स में जीनर डायोड किस तरह बिहेव कर रहा है। तो रिवर्स में जीनर डायोड इस तरह बिहेव करता है कि जैसे एक बैटरी लगी हुई हो, ये है ना, तो जितने का वो डायोड होगा लेट से उसकी वी जी कितनी है 10, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और साथ इसकी रेजिस्टेंस, वो जो रेजिस्टेंस यहाँ से निकलेगी तो वो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। इन दोनों को सीरीज में लगा देना। तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द Zener diode. For the region I is at the point where the characteristic curve drops sharply from here, calculate the resistance of Zener diode using equation Vg over I. Choose Vg is equal to Vg minus 0 and substitute the resulting change in the current for this interval. यहाँ पे तो R की वैल्यू ही आएगी ना, ये R की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिखी ना करें। Is the calculated level the level you expected for the region in which the what would be an approximation for the एक मिनट ये ऑन ऑफ की तो नहीं बात कर रहा, यहाँ पे वो ऑन की बात करता है या ऑफ की। An interval of at least 20 volts on linear region of the curve, if necessary use the data of 7.2 table. हाँ, ये इस केस में वो ऑफ सिचुएशन की बात कर रहा है। ये जब स्टार्ट में ये वाला रीजन, ये वाला जब आई जेड 0 होगा, ये वाला रीजन, ये ऊपर वाला रीजन जो है ना, ये जब आई जेड 0 होगा ये वाला रीजन, तो उस वक्त कितनी आर की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे ऐसे। तो वी जी डिवाइडेड बाय आई, तो इट विड बी कैलकुलेटेड इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, is the calculated level the level you expected for the region when of would be appropriate approximation for the diode in this region। हाँ, तो हम भी इन्फिनिटी ही कर रहे होंगे, इन्फिनिटी ही कर रहे होंगे ना रिवर्स में। तो रिवर्स में इट विल एक्ट लाइक एन इन्फिनिटी, ये बन जाएगा रिवर्स में। बस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब व्हेन इट इज़ ऑफ कहते हैं जब तक सारा का सारा वोल्टेज उसके ऊपर अपीयर हो रहा था, उसके से करंट फ्लो करना शुरू नहीं किया, तो ऑब्वियसली सारा का सारा वोल्टेज इसके ऊपर ही अपीयर होता जा रहा था ना। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से करंट पास करना शुरू कर दिया, फिर अप्रॉक्सीमेशन ये बन जाएगी ऑन स्टेट में कि पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर और साथ एक रेजिस्टेंस है, ये वी जी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा।
जीनर डायोड रेगुलेशन। चलें, अब यहाँ से आपने बेसिकली इसका एप्लीकेशन सीखनी है कि एप्लीकेशन है क्या। अब ये वाला सर्किट बनाएं, इसको कर दें फ़िलहाल सारा सॉर्ट ऑफ डिलीट। अब मुझे क्या क्या चाहिए, चाहिए एक रेजिस्टेंस, एक ये, और एक हमारे पास रजिस्टर तो ऑलरेडी दो हैं, जीनर भी था ही, सारा कुछ था, और उसी पोजीशन को डील करनी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ गई है, मुझे दो चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए और एक चाहिए, जीनर चाहिए, तो जीनर आ गया इसका। अब सोर्स चाहिए, रिसोर्स भी यहाँ पे ले आए। तो वैल्यूज तब्दील करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली। ये 1 किलो का है, ये भी 1 किलो का है, और ये 1 किलो का है, इसे 1 कर दिया, वन हो गया। चले, अब प्ले किया। अच्छा, अब वैसे ज़रा खुद एक्सपेक्ट करें, खुद एक्सपेक्ट करें, सोचने यहाँ तक मेरी बात, जो जाग रहा है जो सो रहा है वो भी थोड़ी देर के लिए उठ जाए। देखें, अब 15 वोल्ट है, ये दो इक्वल रेजिस्टर लगे हुए हैं, और इसका ब्रेक डाउन है 10। इसका मतलब जब तक 10 इसके ऊपर नहीं आता तब तक इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता, मतलब तब तक ये शॉर्ट ही है, ये ओपन है तब तक। ठीक है, तो ये 15 है, इसका मतलब ये ओपन है, पीछे ये और ये सीरीज में आ रहे हैं, मतलब करंट को ये वाला पाथ मिल सकता है, ये वाला पाथ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इस पे और इस पे कितना ड्रॉप आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग 15 है, दो इक्वल रेजिस्टर है, तो ड्रॉप कितना आना चाहिए अरीज? 7.5। 7.5, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे 7.5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगा भी लेते हैं अपना एहतियातन उसका, ये डीसी वोल्ट मीटर लिया, सर डायोड और क्यों नहीं क्यों? डायोड, सर डायोड का तो पोटेंशियल 10 वोल्ट्स है, ये 15 दे रहे हैं, तो वो ओपन क्यों है? नहीं, यही तो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ कि देखिए ना, आया ही यहाँ तक 7.5, 7.5 से ऊपर आता तो ये ओपन होता ना, ये शॉर्ट होता। अब यहाँ तक जब आई 7.5 रहा है, तो इसका क्या कसूर, ये तो 10 से ऊपर जाके अपने ऊपर स्टैटिक रहेगा ना। आई समझ बात? जी सर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डायोड यहाँ पे रजिस्टर लगाया ना, तो अब हम चेक करते रहते हैं, साथ साथ एक चीज़ नोट करते हैं कि कब जाके इसके ऊपर स्टैटिक होगा। और याद रखना, जब इसके ऊपर 10 आ जाएगा तो ये जीनर की प्रॉपर्टी है कि जब इसके ऊपर अपना ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाता है तो फिर उसको स्टैटिक रखता है, उसके बाद ये उसके अपने ऊपर चेंज नहीं करता। तो हमने अभी वही नोट करना है। अच्छा, अब ज़रा सपोज करें, एक मिनट, मैं कोई बंदा आप में से चूज करता हूँ, ये जो नई बात करते सिर्फ जैन मुस्तफ़ा, अच्छा असनीफ भी छोड़ गया है, तलहा भी नहीं है, तलहा तो साथ साथ कर रहा था, तलहा आ गया। सर तलहा हूँ मैं। अच्छा, आप हो सही है। आप मुझे बताओ, कौन से तलहा की बात कर रहे हैं? नहीं वो दूसरा तलहा, मोहम्मद तलहा .MS19 अच्छा, मुझे बताओ जैन मुस्तफ़ा, जैन मुस्तफ़ा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर जैन, ये रेजिस्टेंस के लिए क्या कीवर्ड्स लिखने होंगे प्रोटीएस में? RESIS रजिस्टर पूरा लिखना है, तो बना हुआ आ जाएगा, बस उसे ओके कर देना है। जैन मुस्तफ़ा भी मतलब सो रहा है, ये मैं नोट कर रहा हूँ सारा कुछ। शहरियार अमीन, शहरियार अमीन,
देखो क्लास पार्टिसिपेशन के भी नंबर मजबूरन रखने पड़ते हैं ऑनलाइन के अंदर। समन लाइक यस सर। अच्छा, अब आपने माइक ऑन रखना है सबसे पहले। तो एक बात बस, अगर मैं इसकी जगह के ऊपर 1 किलो की जगह पे 5 किलो लगा देता हूँ तो एक्सपेक्टेडली, मतलब बस वैसे सोचें माइंड में, तो यहाँ पे तकरीबन कितना आना चाहिए वोल्टेज अगर स्टार्ट में 15 हो? वोल्टेज डिवाइडर रूल से आप फाइंड कर सकती है ना, मतलब ये 5 हो, ये 1 के हो, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एस्टिमेटेड मतलब तकरीबन कितना निकलना चाहिए? सर दोनों पे? सिर्फ 5 वाले के ऊपर 5 डिवाइड वोल्टेज बाय ज्यादा आना चाहिए यहाँ पे। कितना आना चाहिए? हाँ ज़्यादा तो आना ज्यादा। चाहिए ऑब्वियसली। 5 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 15 सॉरी, तो ये तकरीबन आ जाएगा आई गेस 12-13 के 10 करीब। 10 आई गेस। लेट मी चेक। तो हाँ, एक मिनट चेक करके बताएं। इसका करना है ना आपने कि 5K के अक्रॉस देख रहे हैं डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 15, ये कितना आ जाएगा? सर 12.15 0.5 सॉरी 12.15 12.5 5। ओके, थैंक यू सो मच। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट का 5 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा दूं तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 12.5। अब क्योंकि ये ज़्यादा है, अब ये 10 से ज़्यादा है इसके ब्रेकडाउन तो वोल्टेज पे, तो अब इसमें एक्चुअल में ये जीनर जो है ना, ये क्या करेगा कि इसके ऊपर 12.5 आने नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम प्ले करते हैं। तो ये देखें, स्टिल स्टिल आपने इंक्रीज कर भी दिया है तो इसके ऊपर वोल्टेज 9.96, मतलब इसके जीनर वोल्टेज से इंक्रीज नहीं किया। तो इसीलिए अब यहाँ पे मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जीनर की इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब कि अगर आप कोई ऐसी डिवाइस यूज कर रहे हैं जो ओवर वोल्टेज सेंसिटिव है और आप उसे ओवर वोल्टेज से बचाना चाहते हैं, तो आप उसके पैरेलल में जीनर लगा दें उतने ही वोल्ट का। इस तरह के अगर आप 220 वोल्ट की डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सपोज तो उसके साथ 220 वोल्ट का जीनर डायोड सीरीज में इस तरह करके लगा दें डीसी में, तो फिर क्या होगा कि अगर इन केस इनपुट पे आपकी जो वेव है, मतलब इनपुट आपकी इंक्रीज भी करती है, तो आपकी डिवाइस नहीं जलेगी क्योंकि डिवाइस पे उतना ही रहेगा जितना जीनर में ब्रेकडाउन है। तो इसलिए जीनर डायोड्स आर यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो मुझे बताएं इस सर, बात में। अगर एसी सोर्स हो, अगर एसी सोर्स हो, हाँ एसी सोर्स हो लगाओ, यहाँ पे तो हमारे पास डीसी सोर्स लगा हुआ है हाँ, ना, तो इसी तो सोर्स उसके में एसी सोर्स में तो खाली पीक को काटेगा ना, एसी के लिए नहीं इसकी स्पेसिफिकेशन, डीसी के अंदर स्पेसिफिकेशन है वोल्टेज रेगुलेट करने में, ये क्योंकि हमें इसी में क्लिपर के दौरान करेगा। हाँ एज अ क्लिपर काम करेगा। 10 से ऊपर को ये शॉर्ट करेगा, मतलब अगर पीक 20 की है तो ये 10 पे ही खाली 10 से ऊपर नहीं जाने देगा, तो क्लिप कर देगा। तो यार देखो वहाँ पे तो इतना मसला भी नहीं है ना। देखो वहाँ पे तो हमारे पास एसी में तो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो बड़ी इजीली कम ज़्यादा कर देते हैं वोल्टेज को। असल मसला होता है डीसी का, डीसी में नहीं आप कंट्रोल कर सकते किसी चीज़ से। तो डीसी में ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ये आप लगा दें सिंपल तो आपका आउटपुट कंट्रोल रहेगा। वहाँ पे तो ट्रांसफार्मर है, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, लगे होते हैं, वो खुद स्विच करते हैं वाइंडिंग के थ्रू और बस वो कंट्रोल कर देते हैं। सर ये एक बार ट्रांसफार्मर से बताना सर, जी सर ये बताना जीनर आप बता रहे हैं ना कि कंट्रोल कैसे करता है ये? जीनर आपको पता है कि जीनर मैंने अभी आपको बताया कि रिवर्स में जितना उसका ब्रेक डाउन होता है उससे ज़्यादा अपने ऊपर वोल्टेज ड्रॉप नहीं आने देता। तो इसका मतलब अगर मैं वो किसी डिवाइस के पैरेलल में लगा दूं तो इसका मतलब उस डिवाइस के ऊपर कभी भी उसके ब्रेक डाउन से ज़्यादा वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। जब उसके ब्रेक डाउन से वोल्टेज ज़्यादा अपीयर नहीं होगा तो इसका मतलब आप किसी भी डिवाइस को ओवर वोल्टेज से बचा सकते हैं। तो उसके पैरेलल में ये लगा दें तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए था 15-12 के करीब। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए ये वाली तार काटें, ये वाली तार यहाँ से करें तो देखिए 12.5 आना चाहिए, देखिए 12.5 आ रहा है। हो सकता है 12.5 पे जल जाए, तो इसको आपने करने के लिए यहाँ पे पैरेलल में ये लगा दिया क्योंकि इसको पता है कि ये आपका बचा लेगा रिवर्स में। तो ये FYPs के अंदर सेंसिटिव जो आपके सेंसर्स होते हैं उसको बचाने के लिए
या कुछ भी, तो इस तरह के रेजिनर जो इस्तेमाल होते हैं आपके पास, 5 वोल्ट रेजिनर। सर ये वोल्टेज जी जो बाकी वो कहाँ जाता है फिर, अगर ये खुद आने नहीं देता है, ट्रांसफर नहीं होने देता, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप वो नहीं होता 7 तो? वाले के ऊपर अपीयर हो रहा है ना, ये 7 वाले के ऊपर, ये देखो ये 10 ये है तो बाकी 5 ये है, टोटल फिर भी 15 है। रजिस्टर लगा होगा ना उसके ऊपर अपीयर हो जाता है। सर लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस तो जितना वो मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है उतना ही होगा ना? नहीं, उतना क्यों, रजिस्टर जितना मर्जी ड्रॉप करवाए अपने अंदर से, करंट इंक्रीज कर रहा है ना, करंट इंक्रीज करेगा तो मल्टीप्लाई बाय V इक्वल टू IR करो तो वो वोल्टेज उस हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा उसके ऊपर। अच्छा हाँ सही सही, यस ठीक। ठीक है, जी ओके, थैंक। अच्छा क्वेश्चन था वैसे आपका, वाओ। एक्सक्यूज मी सर। मोहम्मद नून, जी जी। सर जब इसको जीनर डायोड को हम फॉरवर्ड की तरह लगाते हैं, लाइक पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जब आता है, तो हमारे पास जो एंड वाला है उसके पास बहुत थोड़ा वोल्ट आ रहा है, वो क्यों? तो वो तो देखें, ये तो आपकी पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाली लैब वाला है। जब आप इसको काट के फॉरवर्ड में लगाएंगे तो आपको मैंने कहा है फॉरवर्ड में तो ये नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करेगा, और नॉर्मल डायोड में तो ये शॉर्ट होता है, नॉर्मल डायोड तो फॉरवर्ड में शॉर्ट है, और जब फॉरवर्ड में शॉर्ट होती है चीज़ तो उसके क्रॉस का वोल्टेज आता है, नहीं आता ना। ये देखिए करंट तो ये वाला पाथ ले लेगा। ठीक है। सही है, ओके गुड, अच्छा क्वेश्चन था। और ये ज़बरदस्त, आगे चल रहा हूँ मैं। देखें ये आपने क्या किया, इसकी अब सारी वैल्यूज हैं, मुझे लगता है प्रॉबली कि आप वैल्यूज यहाँ पर लिख देंगे। ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट का बस ये वाला मतलब याद जहन में रखना है। ऑन स्टेट का मतलब है कि जब वो ब्रेक डाउन से ऊपर हो गया, जब वो कंडक्ट करना शुरू हो गया जीनर डायोड, उससे पीछे पीछे जब तक वो अपने ऊपर खाली वोल्टेज लाइक होल्ड कर रहा था, जब तक उसके जीनर वोल्टेज तक नहीं पहुंचा था, वो उसकी ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास बात। एनर्जाइज द नेटवर्क, मैंने 5K का लगा दिया है, वो कह रहा है 3.3 का का लगाएं तो भी वही इफेक्ट आएगा सेम टू सेम। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ 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 लिख, यूजिंग द मेजर रेजिस्टेंस वैल्यू एंड V is determined from the step 2E. Determine the minimum value of RL required to ensure the Zener diode is in on state. Zener diode is in on state. अच्छा, कौन इसका आंसर देगा? मुसव्विर अहमद। अच्छा सुने यार, देखें आइडियली ना मैंने ऊपर जो रेजिस्टेंस निकाल के आपको दिखाई है। अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, अगर इस तरह करके ग्राफ बना हुआ हो और इस तरह करके बन रहा है, ऐसे करके इधर से ऐसे जा रहा है और ऐसे सीधी स्लोप है, तो इसकी स्लोप अगर बिल्कुल सीधी हो तो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना dV/dI, dV/dI। इस एक्सिस के ऊपर आपका वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की dV कितनी निकलेगी? सर 0 0 डिवाइडेड बाय, ये भी आपके पास कुछ भी आ जाता है, लेट से मैक्सिमम भी कर दो तो भी आंसर तो आपका 0 आएगा ना। सही है, तो इसमें हल्का सा जो सर टिल्ट आता है वैसे ना उस, हाँ सर वैसे शायद उल्टा बोल रहे हैं आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है और वर्टिकल की इन्फिनिटी होती है। नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस मतलब dV/dI। अच्छी अच्छी अच्छा क्वेश्चन। वर्टिकल की इन्फिनिटी होती है क्योंकि स्लोप का फार्मूला होता है dy/dx। अगर स्लोप की हम बात करें तो वो तो di/dv होना चाहिए ना, वो तो इन्फिनिटी आएगा क्योंकि v इधर 0 आ जाएगा। मैं r की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, r का सीधी स्लोप के लिए मतलब सीधा हो तो r क्या निकलेगा आपको, ऊपर 0 आएगा और नीचे आई ना, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो इधर 0 आएगा। तो जब आइडियल केस बनाएंगे ना, जब अभी आप ग्राफ बनाएंगे ऊपर, तो वो आपका हो सकता है इस तरह का ग्राफ बने। अगर इस तरह का नहीं बन रहा तो फिर आप यहाँ पे कोई से भी 2 वैल्यू लेके आर निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आर आप निकालेंगे और वो आप आर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपके पास वो डायग्राम बन सकती है इस तरह करके, ये पॉजिटिव
करके ये एक बैटरी, वो जो कि VG होगी, वो जो R निकालेंगे वो आप यहाँ लिख देते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि RL कितना चाहिए मुझे इसको ऑन करवाने के लिए, ये कैसे निकाल सकते हैं, कोई मुझे बताएगा कि ये RL, दिस इज RL, ये कम से कम अगर मैं निकालना हो कि कितना चाहिए इसको ऑन करवाने के लिए, इसको मैं कह देता हूँ 1K का सपोज, वोल्टेज डिवाइडेड वोल्टेज। हाँ वोल्टेज डिवाइडर रोल, इसे RX कर दें और V को 10 रखें, V2 को 10 रखें, तो आप आसानी से वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर इमेजिनिंग द कांस्टेंट स्लोप, लेट से यहाँ पे हो सकता है स्ट्रेट लाइन बने, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना, ये लेट से अगर R 0 हो तो आपके पास RL मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो आप उससे निकाल सकते हैं फार्मूले से कि RX इज इक्वल्स टू RX इज इक्वल्स टू, रुकें, VX इज इक्वल्स टू RX डिवाइडेड बाय R1 प्लस RX मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपको पता है 10 है, ठीक है, और इस पहले रजिस्टर की भी आपको वैल्यू पता होगी, पहले रजिस्टर की 1 के है, ठीक है, तो यहाँ से आप RX के लिए इसे सॉल्व कर देंगे, तो RL मतलब RX या RL वो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलो RX, लेकिन इस केस में आपको इसको 0 लेना पड़ेगा RL को। अच्छा आगे चलते हैं, सर RL को 0 लेना पड़ेगा? RZ को 0 लेना पड़ेगा। मैंने कहा है ना, अगर स्लोप बिल्कुल सीधी आ रही हो तो RZ 0 आती है। सर ये वैसे प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ अभी जो आपने बताया, कि मतलब हम उतना लें कि मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.7 आए, ताकि नहीं मतलब 10 वोल्ट आए, ताकि वो पास हो जाए रिवर्स में। हाँ कि कितना मिनिमम लें कि आपको, हाँ इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि कम से कम कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि इसका ब्रेकडाउन आ सकता है, मतलब यही हुआ ना। और इसका क्या प्रैक्टिकल मतलब, प्रैक्टिकल क्या बताऊँ, कम से कम कितनी लोड हो इसे ऑन कर सकते हैं हम। सर ये फार्मूला दोबारा समझाना है, मतलब किस चीज को 0 लिए और कौन सा RX है? RX तो RL है सिंपल, सर RL, सर्किट से, सर सर्किट हाँ से जरा सर्किट, ये सर्किट है, ये RL है, दिस इज RL, कैसे? और वो R1 है। ये सर्किट आप वो जो आपके बुक पे बना हुआ है ना, वो वाला सर्किट ये बिल्कुल वही है, बस मैं नाम खुद से चेंज कर रहा हूँ, नहीं चेंज करेंगे तो आपको नाम वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये है, इस तरह करके आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़रा अभी कोई निकाले जल्दी से, हम ये रिपोर्ट करते हैं, चेक करते हैं 10 आती है फिर इसके ऊपर या नहीं। सर ये इसका फिर से वही कि प्रैक्टिकली समझ नहीं आया, अगर सर वो मिनिमम से कम रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा फिर? तो मतलब डायोड तो फिर तो डायोड की नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना। नहीं और देखें, अगर मिनिमम उससे से उस इस ज़्यादा? केस में हम आज असनीफ बोल बोले। देखो आपकी पहले बात सुनो, आप जो पूछ रहे हो, देखिए उससे अगर कम वैल्यू लेते हैं फिर तो डायोड का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाती है ना। फिर डायोड तो वो स्टेबल रख ही नहीं रहा, पहले ही पीछे से इनपुट आ रही है आपकी, जो आपकी स्टेबल रीजन के अंदर है, जिस तरह इस सिचुएशन के अंदर है। देखो इसमें तो ऑलरेडी वोल्टेज डिवाइडर रूल ही लग रहा है इन दोनों के दरमियान। देखो 7.5 और 7.5, तो कम से कम कितने इधर रेजिस्टेंस हो कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस अपीयर हो, ये सर्किट के अंदर कोई अपना रोल करे, ये ऑन स्टेट हो, ठीक है। उसके लिए हम ये वाली वैल्यू इसलिए निकालेंगे कि इसके ऊपर कम से कम 10 का ड्रॉप आए, सही है, वो मिनिमम वैल्यू होगी। उससे ज्यादा वैल्यू अगर करते जाएंगे रजिस्टर की तो उस वक्त ये ऑन रहेगा और उससे ज्यादा ये अपने ऊपर ड्रॉप नहीं कराने देगा। अब जिस तरह अभी जल्दी से निकाल के दिखाए ना कोई वैल्यू, तो समझ आ गई आपको? यस सर समझ आ गई, यस सर। सही है, क्वेश्चन नहीं पूछा, असनीफ का क्वेश्चन बीच में रह गया कोई। अच्छा आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल की भी सच्ची यहाँ पे कहीं निकाल के रखा था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता चले। ये
ये देखें ये ग्राफ है ना, 1.2 किया 1.7 देखो बढ़ाते जा रहे हैं वी, लेकिन करंट इतना नहीं बढ़ रहा। ये आइडियल, ये रियल केस है। रियल में करंट फिर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करता जाता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर रहा है करंट, हमारा ऑलमोस्ट जीरो आ रहा था जब तक कि जीनर वोल्टेज नहीं आया। जीनर वोल्टेज कहाँ पे जाके आया है, ये कहाँ पे जाके आया है, 6.3 देखें, 6.3 से आगे देखें करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू हुआ है, और 6.3 के बाद इसके ऊपर वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, उससे पीछे पीछे इसके अंदर करंट नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसका ब्रेक डाउन ऐसा है। तो ये इसकी जो बनेगी ना वो ग्राफ वो इस तरह करके बनेगा ये, और रिवर्स में थोड़ा सा करंट आ रहा है, लेकिन 6.3 पे जाके इसके ऊपर इस तरह करके बनना स्टार्ट हुआ। तो इस केस में वाकई आई की आर की वैल्यू निकलेगी कोई ना कोई, क्योंकि देखो स्लोप टिल्टेड है, ये करंट बढ़ रहा है ना इस तरह करके। तो किसी भी दो के दरमियान, लेट से इस दो वैल्यू के दरमियान ले लेते हैं, तो डी वी डिवाइड बाई डी टी करें इस सिचुएशन के अंदर, डी वी डिवाइड बाई डी आई वी को चाहिए आर, तो आपके पास आर की वैल्यू निकल आएगी। दो की बहुत स्मॉलर होगी लेकिन निकलेगी आई की वैल्यू, वो आर जेड वैल्यू कहलाएगी, और वो जेड वैल्यू आप उसका यूज़ कर सकते हैं आगे। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा ये मुझे आप खुद से बता दें कि आप खुद से कर लेंगे ये वाला। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट डिटरमिन द मिनिमम सप्लाई वोल्टेज नेसेसरी टू टर्न ऑन गुड ब्राइटनेस, कि कितने हमें सप्लाई चाहिए इसे गुड ब्राइटनेस के ऊपर चलाने के लिए। खैर आखिरी है, मैं खुद ही करवा देता हूँ। देखें तो ये वाला सर्किट बनाते हैं जल्दी से। जीनर चाहिए, एलईडी चाहिए, और ये सारा कुछ हमारे पास है ऑलरेडी, वहाँ पर हमने लिया हुआ है। तो इसको स्टॉप करें, और यहाँ पे है जीनर है हमारे पास, जीनर को थोड़ा सा पीछे लाएं, एलईडी की ज़रूरत है। यहाँ से तार काटें, यहाँ पे एलईडी लगाएं, एलईडी यहाँ पे आपने चेक करना है कि क्या एलईडी उसने इसी तरह यूज़ की है या नहीं की। और साथ हमें चाहिए 2.2 के का, ये 2.2 के का, 2.2 के, और ये है हमारे पास अब वो कहता है कि इसे बढ़ाते जाएं, और मिनिमम कितनी सप्लाई चाहिए इसे ऑन करने के लिए। कोई मुझे बता सकता है वैसे सोच के कि 2.2 तो चाहिए होता है, ये फॉरवर्ड में लगा हुआ है और आगे जीनर रिवर्स में लगा हुआ है। तो 12.2, हाँ 12.2 के करीब चाहिए तकरीबन सप्लाई इसके अक्रॉस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए 12.2। यहाँ पे तो 12.2 करेंगे तो वो तो डिवाइड होगी इस और इसके दरमियान। ओहो, हमें इस ब्रांच के अंदर कम से कम 12.2 की चाहिए। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे 12.2 रख के देखते हैं, लेट्स से 12 रखते हैं यहाँ पे और प्ले करते हैं। वैसे सोचें अगर यहाँ पे हम 12 रखें तो ये तो इस 330 और 220 के दरमियान वो उस रूल से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं उतना वोल्ट। तो खैर हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए 10 पहुँच रहा है खाली इस जगह के ऊपर 12 रखने से। तो 15 रखते हैं, लेट्स से 15 आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते हैं, 14 रखते हैं पहले। 14 रखेंगे तो थोड़ी सी ऑन हुई है, नहीं हुई, देखिए अभी 12 आया है, तकरीबन 12.5 पे जाके सही से ब्राइट होना। ये थोड़ी सी लाइट ऑन हुई होगी वैसे इस तभी, क्योंकि करीब करीब ही है ये शायद ना हो। एक्चुअल में पता है हो जाती है असल में जब आप कर रहे थे, नहीं अभी नहीं। अच्छा 15 करते हैं, और ये देखें 15 पे जाके हुई है, और ये अभी गुड ब्राइटनेस पे नहीं, अभी सिर्फ ये चली है, अभी ये सिर्फ चली है। गुड ब्राइटनेस पे जाएगी थोड़ी सी तो कम से थोड़ा सा और वोल्टेज देना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ चली है, तो गुड ब्राइटनेस को कह रहा है, तो गुड ब्राइटनेस देख सकते हैं, इसे रखें तकरीबन 17 के ऊपर, तो गुड ब्राइटनेस भी आ जाएगी। तो ये देखें अभी गुड ब्राइटनेस पे चल रही है इन पर। अब चेक करते हैं हमें क्वेश्चन में था क्या बताना। और रेफर रिकॉर्ड द लेवल ऑफ वीडी एंड आईडी दैट रिजल्टेड इन गुड ब्राइटनेस। वीडी और आईडी चाहिए, वीडी तो आपको ओए होए, अच्छा
आप मुझे बताएं ये वी डी है कहाँ? हम वी डी पे कुछ ले रहे हैं? वी डी पे हमने कुछ लगाया भी नहीं है। वी डी तो ये है, लेकिन जो आप ये ले रहे हैं तो इस पूरे ब्रांच का है। तो इसे हटाएं, इसे हटाएं और ये डिलीट करें और ये आप दें यहाँ पर। तो अब आपको इसके क्रॉस मिलेगा। तो ये रिजल्टेड गुड ब्राइटनेस क्या है? 2.2 के करीब। तो ये आप वहाँ पर लिख देंगे वी डी। इसके ऊपर वो कहेगा ना जब जीनर के ऊपर, तो वी डी नहीं कहेगा, वो वी जी कहेगा। या और आईडी कैसे फाइंड करेंगे? कोई एक बता दे जल्दी से, आईडी कैसे फाइंड करेंगे? एम मीटर कहाँ पे लगाऊं? एम मीटर कहाँ पे लगाऊं? ये मुझे लगता है अभी रमज़ान आया है नहीं और आप लोग थक गए। अच्छा मैं खुद ही बता देता हूँ। ये डिलीट किया, इसकी जगह के ऊपर एम मीटर लगा दिया, डीसी एम मीटर। यहाँ पे तो आपको आईडी मिल जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो एहतियातन मिली एम्प में कर दो। तो ये देखो ये आईडी आ गया। तो ये आपने वहाँ पे लिख देना सिंपल ओरिजिनल गुड ब्राइटनेस पे आ गया। ये रेफर टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ जीनर। वीजी कैसे निकालेंगे? अब वही वाला वॉट मीटर आपने भी जीनर के ऊपर लगा देना है। यूजिंग द अबव डाटा डिटरमिन द टोटल वोल्टेज नेसेसरी टू टर्न ऑन बोथ एलईडी ऑन to turn on both the LED, that is determine the required voltage from point A to B, A to B, A to B। हाँ तो कितना चाहिए? अभी किसी ने बोला भी था आंसर, कितना चाहिए कम से कम यहाँ पे ऑन करवाने के लिए दोनों को? 12.5 के करीब। तो आपने यहाँ पे लिख देना है यूजिंग द रिजल्ट ऑफ स्टेप बी कैलकुलेट द वोल्टेज VL एंड रिजल्टिंग। यह बस इससे बाद अब सारा कुछ तो मैं नहीं करवा रहा। अब आपको पता चल गया, ये आप खुद घर में कर लेंगे और इस बार खाली मैनुअल सबमिट होगा बस, और कुछ नहीं होगा। बस टाइटल पेज पे आपने लगा पाओ जी। सर यहाँ पे हमने देखा प्रोट्यूस के ऊपर हमें तकरीबन 17 देना पड़ा था और कैलकुलेटेड हमारा 12 आया था। नहीं तो ये नहीं 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 नहीं, वो जो 12 आया वो तो इस ब्रांच के अंदर आया ना। हम कह रहे हैं इस ब्रांच के अंदर हमें 12.5 चाहिए। वो पीछे रजिस्टर भी तो लगा हुआ है, वो डिवाइड होके आ रहा है 17। देखें ना, इधर देखें, ये आप सारी चीजें उतारे ना। अभी तो बड़ा कम्प्लेक्स सा सर्किट हो गया ना, ये सारी चीजें उतारें। ये देखें जो पीछे से 17 आ रहा है वो खाली इसे तो नहीं मिल रहा ना, इसे डिलीट करें। वो तो यहाँ और यहाँ पे डिवाइड होके आ रहा है इस जगह के ऊपर। समझाई बात की? तो वो 17 इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो कम से कम 17 देंगे तो यहाँ पे जाके 12.5 आएगा और बाकी का यहाँ पे आएगा। उससे ज्यादा आप इन्हें ये बढ़ाते भी जाएंगे पीछे से तो इसके ऊपर 12.5 या 13 से इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि बाकियों का ये बाकी इसके ऊपर आता जाएगा। समझाई बात की? तसनीफ समझ आई या दोबारा बताऊं? तसनीफ का माइक का इशू है कोई? यस सर। अच्छा ओके, सही सही सही। अच्छा ओके, फिर बाकी आपको यस सॉल्व सर, कर आ लेना। गई, समझ आ गई। ओके अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। हाँ एक और बात, ये सारा कुछ करोगे ना तो एंड में बस सारे प्रोटीज सर्किट जो है ना वो मैनुअल के साथ अटैच करके आपने भेजने हैं। आखिरी पेज पे सारे प्रोटीज के सर्किट जो आप बनाओगे ना जिधर से आप कैलकुलेशन, वो आखिरी पेज पे बस अटैच हो। इतना सा काम कर देना, बाकी आप खाली ये वाला। सर एक सवाल था कि जब हम ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं तो उसमें वही कर्सर्स का ऑप्शन होता है कि जब हम ग्राफ के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे तो वो वैल्यूज़ बता रहा होता है। तो सर वो वैल्यूज़ मिली वोल्ट में बता रहा होता है, हालांकि वैल्यू वोल्ट में होनी चाहिए। तो ये क्या चक्कर है? मिली वॉट में कहाँ बता रहा होता है? सर मैंने उसकी सेंसिटिविटी भी चेंज करके देखा है, लेकिन वो वैल्यू मिली वोल्ट्स में दे रहा था। नहीं, वो मिली वोल्ट्स होगी तो मिली वोल्ट्स देगा, वरना नहीं देगा। रुको मैं कर ही देता हूँ, एक मिनट। सर एक और सवाल है। अच्छा बता दो, बताओ। सर ये जो अब सारी वैल्यूज वगैरह जो सर्किट्स की हैं वो हम डायरेक्ट प्रोटियस से ही लेंगे ना, एग्जैक्ट वैल्यूज जो होंगी? हाँ बस
जी सर, वो क्योंकि प्रोटियस में बहुत जगह लाइक परफेक्ट किस्म की जो डिवाइसेस हैं वो भी होती हैं, तो ये मसला तो नहीं है कि लैब के अंदर तो नहीं एरर नहीं भी नहीं नहीं कैलकुलेट। नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं, बस वो आप उधर लिखो कैलकुलेटेड, जहाँ पे कहता है वहाँ पे हाथों से कर लो, और जहाँ पे मयट कहता है वो यहाँ से कर दो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेट करके इक्वल ही आएगा, तो एरर का कोई इशू नहीं है। बस इसमें मेन काम जो देखना है ना, वो आपको ये देखना है कि अब आपको सही से प्रोटीन यूज करना आ गया, वैल्यूज निकालनी आ गई है नहीं। तो मैं क्या चेक सर करने लगा था? ऑसिलोस्कोप हाँ, लगा के। ऑसिलोस्कोप, ये ऑसिलोस्कोप आया, और इनपुट अब मैं एसी कर देता हूँ, लेट से लाइब्रेरी में जाएं, पिक पार्ट्स करें और भी एसी करें। क्या लिखूँ? एसी सर वी सर वी साइन। साइन पता है, वी साइन। वी साइन सोचिए, वी साइन ये यहाँ पे आया। वैसे मज़ा आया ना, ये वाली एडिशन अच्छी थी लैब में, है ना? मतलब यस सर। प्रोटीस वाज गुड। यस सर, अच्छा बहुत यहाँ मजा से, आया। हाँ आगे नहीं बोलना आप, आपने सर यहाँ से वो ग्राउंड ले लिया। एम्पलीट्यूड भी दे देना सर वो उसे सोर्स को। सोर्स को मैं देता हूँ, यहाँ से आपने नेट से दे दिया है 5 वॉट्स, प्ले करो तो सर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया आपने। दे दो 60, करंट नहीं पास हो रहा। करंट तो इसलिए नहीं पास हो रहा कि करंट मीटर कहीं लगा हुआ ही नहीं। अच्छा ये है, कर्सर पे जाएं तो ये लो वॉट्स में दे रहा, कहाँ मिली वॉट्स में दे रहा, ऊपर जो सेकंड में चल रही है वो मिली सेकंड में है, वो तो उसका टाइम पीरियड बता रहा है ना। जो आप चेक कर रहे होगे ना, तब इनपुट आपकी आई हो सकता है मिली वॉट्स में रही है। सही है, चेक करना ज़रा। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओ, ये इधर 0 0 क्यों शो कर रहा है? यहाँ पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप आना नहीं चाहिए था। सर मेरी आवाज़ कट गई थी। मैं कह रहा था कि मैंने 7 वोल्ट मीटर लगाया था, तो उसके ऊपर जो वैल्यू थी वो सही आ रही थी, लेकिन ऑसिलोस्कोप पे वही वैल्यू मिली वोल्ट्स में आ रही थी, तो अब पता नहीं क्या गलती हो रही थी। चेक करना, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मैं खुद ट्राई करूंगा, फिर मैं बताता हूँ। सर ये जीरो ओके क्यों आ रहा है ये? यही तो आपसे पूछ सर रहा ये हूँ ना, क्योंकि वो ये कौन है? क्योंकि क्योंकि सर क्योंकि इसकी ये डीसी एम्पलीट्यूड क्या वॉट है मीटर है, अच्छा क्योंकि हाँ, यस डीसी सर। वॉट इधर सॉरी। एसी लगाओ। मैंने कहा शायद कोई लॉजिकल आंसर किसी का निकले। यहाँ से आप एसी वॉट मीटर सेलेक्ट करोगे तो आपको वो देगा। सर ऑसिलोस्कोप पे वैसे डीसी भी आ जाता है। हाँ ऑसिलोस्कोप के ऊपर दोनों आ जाता है, ऑसिलोस्कोप के ऊपर डीसी वगैरह चल जाता है। लगा के देखो यार, किसी का एसी पे आता है, मेरा एसी चल नहीं रहा। एसी लगा के देखो। ये मॉडल्स का मसला है यार, ये मॉडल कहाँ से ले बंदा? कैन नॉट फाइंड मॉडल फाइल। चेक करो किसी का आता है जल्दी से, फिर मैं बंद करूँ। एसी वॉट मीटर लगा के देखो। सर फिर बाद में देख लेंगे, ये एरर आ रहे चलो हैं। सही है। ओके ओके ओके, आपके भी एरर आ रहे हैं। सर उसमें वोल्टेज तो आनी नहीं चाहिए, डायोड उल्टा लगा हुआ है आपने। नहीं, कौन सा डायोड उल्टा लगा हुआ है? ये डायोड नहीं उल्टा लगा हुआ है बल्कि तो साथ रजिस्टर भी तो है ना, एसी वो रजिस्टर। अच्छा चलो इसको देख लेना,
पता है क्या, इसमें कुछ मॉडल्स का एरर है। मॉडल्स का एरर तब आता है जब अंदर ना इधर सिंबल तो हो यहाँ पे, लेकिन इसकी जो पीछे कोडिंग है ना वो सॉफ्टवेयर को मिल ना रही हो, मतलब इसकी सिमुलेशन अंदर अवेलेबल ना हो। इसका सर्च कर लो गूगल से कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो शायद कोई वो आपको मेथड मिल जाए हाउ टू मतलब सॉल्व दिस। खैर मैं MCQ अटेंडेंस ले रहा हूँ।